हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। यूपी एपीओ की वैकेंसी आ गई है जिसका आप सभी को इंतज़ार था, राइट। और काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे। देखिए, पलक झपकते डीजीएस का कितने सालों से आप इंतजार कर रहे थे, पलक झपकते ही आया और चला गया। चला गया क्या मतलब? 2-3 दिन बच्चे हैं, वो भी निकल जाएंगे, हाथ में रह जाएगा वो पेपर एक जो आप देकर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये यूपी की वैकेंसी का जो आप इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, एपीओ सीजे, ऐसे पलक झपकते वैकेंसी आती है और चली जाती है। तो जब तक वैकेंसी नहीं आती है, मैं हमेशा कहती हूँ तैयारी करने का समय होता है जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है। नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म की डेट स्टार्ट हो गई। आजकल ये पैटर्न चली गया है, नोटिफिकेशन आता है साथ में फॉर्म की डेट वो सब लेकर आते हैं, ठीक है। डीजीएस तो प्री की डेट साथ में लेकर ही आता है ना। तो अब आपको क्या करना है, जिनकी पहले से तैयारी है, पहले से उनको काम डाउन होना है। अपने सारे नोट्स बैरक सब निकाल लीजिए, जितने भी टेस्ट सीरीज आपने जो कोचिंग ली थी उन सब का मटेरियल निकाल लीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने डेली रूटीन लाइफ और एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, और तैयारी पे लग जाइए, ठीक है। जिन्होंने पहले से तैयारी नहीं की है, कोचिंग नहीं की है, अगर वो फॉर्मली डिटर्मिन होते हैं अपने गोल के लिए, टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर सिलेक्शन, टुवर्ड्स योर ड्रीम, यू कैन स्टिल अचीव और यू कैन गेट सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, ऑलराइट। तो आपको क्या होना है, एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाना है और उसे रिलीजियसली फॉलो करना है। चलिए, एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको उसके एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी, उसकी स्कीम, उसमें वैकेंसी, एग्ज़ाम पैटर्न, डेट, एवरीथिंग अच्छे से देख लेना चाहिए, पॉइंट आउट कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, ये पूरा नोटिफिकेशन है, डेटेड है 21/4 का। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आज से ही चालू हो रहे हैं, ठीक है। पहले फ़ीस जमा होगी, उसके बाद में वो एक नंबर आएगा, वो नंबर आपको अपना डालना है फॉर्म में और फिर आपका फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए, इधर फीस भरने की जो आखिरी डेट है वो कब की है फीस करने की, वो है आपकी लास्ट डेट 17 तारीख की। और अगर हम बात करते हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो वो कौन सी लास्ट डेट है, वो है 21 मई। तो लगभग एक महीना इन लोगों ने 21 अप्रैल से 21 मई आपको दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। बाकी ये सब, अगर किसी भी स्टेज पे इनको लगता है कि कैंडिडेट ने कुछ भी छुपाया, मिस रिप्रेजेंट किया है, तो उसे निकाल देंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें अलग है। आगे हम देख लेते हैं कितनी एज है, ठीक है। ये पैटर्न भरने का तरीका बता रखा है इनको, आप अच्छे से देख लेना। फॉर्म भरते समय बहुत तरीके से ध्यान से फॉर्म भरा करिए। कई बार जेंडर में मिस्टेक हो जाती है, आप अपना एज, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब में गलती कर देते हैं। ओबीसी वाले क्रीमी, नॉन क्रीमी, उस सब का बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड जो है या ईडब्ल्यूएस भी जो है वो उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है और वो चार्जेस लग के बन जाएगी 125 रुपये, ठीक है। कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 65 रुपीज़ की फ़ीस है, हैंडीकैप के लिए 25 रुपीज़ फ़ीस है, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़ फ़ीस है, ठीक है। तो जो भी है आपको अपनी अपनी फ़ीस यहाँ पर सबमिट करनी है। उसके बाद अपना एग्ज़ाम वो मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इतनी अच्छी इन्होंने फैसिलिटी दी है, अदरवाइज़ पहले नहीं हो पाता था ना, कई एग्ज़ाम्स होते थे उसमें नहीं हो पाता था, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 6 नंबर पॉइंट में नंबर ऑफ़ वैकेंसी को 44 में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऐसे बोल दिया है। बट इन्होंने जैसे बिहार में हुआ था उसकी तरह ये नहीं बताया है कि जनरल की कितनी है, कैटेगरी वालों की कितनी है, रिजर्व ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एक्स सर्विसमैन की कितनी है, वो नहीं बताया। सिर्फ ये बता दिया है कि 44 जो है वो जनरल वालों की है। तो ये पहले भी ऐसा हुआ था, फिर बाद में कोर्ट कचहरी से निकलवा के लेकर आते रहते हैं कितनी वैकेंसी है ना। देखते हैं कितना होता है। नेचर ऑफ पोस्ट जो है वो गजेटेड है। ये देखो कितना अच्छा इन्होंने यहीं पे बोल रखा है। एक कहते हैं ना कि गजेटेड ऑफिसर है हमारा बेटा, गजेटेड ऑफिसर है, हम गजेटेड नौकरी वाले हैं। तो याद रखना, एपीओ आपकी गजेटेड जॉब है, ठीक है, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है। तो इसके लिए मेहनत करो, मेहनत, ठीक है जी। आ जाओ, नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन। तो ये अपनों के लिए रिजर्वेशन है और इनको ये सर्टिफिकेट लगेंगे तभी मिलेगा। कौन से हैं? अच्छा, पे ग्रेड देख लो कितना बढ़िया है इनका, ठीक है। 4700 पे ग्रेड है, लेवल ग्रेड 8 की है नौकरी, ठीक है। आइए देखिए, तो रिजर्वेशन की बात करें तो हमें शेड्यूल कास्ट यूपी के, शेड्यूल ट्राइब्स यूपी के, इन्होंने यूपी इसलिए लिख रखा है। कई बार दिल्ली के जो लोग होते हैं वो अपना सर्टिफिकेट ऐसे सोचते हैं, वो पूछते भी हैं कि मैम ये सब जगह लगेगा क्या, हमारा दिल्ली का है, यूनियन का है, इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि आपका यूपी का ही होगा तो ही सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस में भी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैडम हमारे पास ईडब्ल्यूएस है तो पूरे हिंदुस्तान में लगेगा क्या। कई स्टेट ऐसा करती हैं, अपने ही स्टेट के ईडब्ल्यूएस का ही सर्टिफिकेट मांगती हैं, ठीक है। चलो
आगे है ओबीसी कैंडिडेट यूपी के, ईडब्ल्यूएस यूपी के, इनको तो ईडब्ल्यूएस मिल गया है, बाकी देखते हैं सिविल जज वालों का कितना रहता है। हाँ तो देखो कहाँ गया ईडब्ल्यूएस, ये रहा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना स्मार्टली, अगर किसी को वैकेंसी का लग रहा हो ना तो 44 में से जितने ये रिजर्वेशन दे रखे हैं तो ये मान लो इतने तो हिस्से होंगे ही होंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं जब कैटेगरी की बताएंगे तब कितना होता है। जनरल के हाथ में मुझे लगता नहीं है 15-17 से ज़्यादा की कुछ आएंगी, बाकी देखते हैं असली में कितना होता है, कितनी इन्होंने रखी है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस में देखते हैं मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड, ऐसा व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है और उसके एंड हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से अधिक वाइफ है, लिविंग जिंदा, एंड फीमेल कैंडिडेट, जो आप एग्जाम भर रहे हो एपीओ का, फीमेल कैंडिडेट जो कि हु हैव मैरिड, जो कि ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेती है, अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग वाइफ, जिसकी ऑलरेडी पत्नी है। कई बार होता है ना जैसे महिला ने, फीमेल ने किसी ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसकी ऑलरेडी वाइफ है ना, तो वो परेशान होती रहती है, तो इसलिए उस महिला को भी उन्होंने एलिजिबल नहीं किया है, ठीक है, ध्यान रखना। शैल नॉट बी एलिजिबल, मतलब कि एक मेल जिसकी 2 शादी हो गई है वो तो डिस्क्वालीफाई है ही, एक फीमेल जो दो शादी कर ले वो डिस्क्वालीफाई होती, समझ में आता, लेकिन ऐसी फीमेल जिसने किसी ऐसे मेल से शादी करी है जिसकी ऑलरेडी शादी है, तो दैट मीन्स भैया यहाँ पे फीमेल को सजा मिल रही है, समझ रहे हो, तो फीमेल भैया यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं है। फिर से समझो, मेल कैंडिडेट जो कि शादीशुदा है और मोर देन वन वाइफ, एक से अधिक उसकी जीवित पत्नी है, पहला, और दूसरा फीमेल कैंडिडेट जो कि ऐसे आदमी से शादी करती है जिसकी ऑलरेडी कोई वाइफ है, शैल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। एलिजिबल नहीं हो, कब तक नहीं हो, जब तक कि ऑनरेबल गवर्नर साहब आपको एग्जाम्शन ना दे दें, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर, तो उनसे मंजूरी लानी पड़ेगी। बड़ा बढ़िया पॉइंट था, मैंने पहली बार देखा ऐसा फीमेल वाला। तो चलिए आगे देखते हैं, कभी कोई फ़ायदा होता है नोटिफिकेशन को इन डेप्थ में पढ़ना। आप इसके ऊपर कमेंट करना अपने विचार, आपका विचार क्या कहता है ना। क्या आपने सुना है ऐसा कभी पहले भी कि किसी महिला को अगर ऐसे आदमी से शादी कर ले जो पहले से शादीशुदा है उसको भी सजा मिल रही है। देखो 10th क्या कहता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, कैंडिडेट मस्ट पजेस लॉ डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिट, मतलब लॉ होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं, इनका है कि आपके पास LLB होना चाहिए। बच गए जो लोग कहते थे कि 2 साल का एक्सपीरियंस, तो भैया बिना एक्सपीरियंस वाले को भी इन्होंने मांगा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन की फॉर्म की लास्ट डेट है वहाँ तक इनके पास डिग्री आ जानी चाहिए, और असली डिग्री नहीं तो प्रोविजनल डिग्री तो कम से कम होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है तो कम से कम मार्कशीट तो होनी ही चाहिए आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट अगर आपके पास 21 मई से पहले आ रही है तो बेटा भर दो फॉर्म, ठीक है। चलो, तो ये रेस तुम्हारे लिए है, आप रेस के घोड़े हो, वहाँ दौड़ सकते हो। एज की बात करते हैं तो 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष, बाकी अपने अपनी कैटेगरी में 5-5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ये ज़रूर देख लो, ये काम के लिए उनके लिए जिनके सपने ऊपर है। ऊपर का मतलब जो ये नहीं सोच रहे पहले प्री दे लेंगे, भैया मेंस का भी देख लो, इंटरव्यू देख लो, क्या पता कोई चीज़ें पसंद ना आए तो बैकआउट कर लो, तो क्या पता बहुत अच्छी लगे। तो जैसे मुझे तो अच्छा लगा वो गजेटेड ऑफिसर वाला पॉइंट, और सैलरी का पे ग्रेड भी बहुत शानदार है ना। चलो देखते हैं 12वां नंबर क्या कहता है, ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द मेंस रिटन एग्जामिनेशन हु हैज़ क्लियर्ड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिंपल, जो प्री पास करेंगे वही मेंस में आएंगे। मेंस में उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, वो सब ठीक है। EWS अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए फीस बता रखी है, ये 200 रुपये बढ़ जाएगी फीस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर वगैरह जो है प्री एग्जामिनेशन का वही रहेगा, सेम रोल नंबर उनका रहेगा, ठीक है। और वेन्यू जो है मेन एग्जामिनेशन का वो बाद में आ जाएगा, एडमिट कार्ड सब बाद में आ जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जो डिक्लेयर किए जाएंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट मेंस के बाद में, उनको भी बाद में ही किया जाएगा, उनका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब कुछ लेकर आना है इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। पासपोर्ट साइज इन्होंने बोल दिया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आनी है, 2 अटेस्टेड, और अगर उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ से लेकर के आनी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर आना है आपको, ठीक है जी। चलिए, OMR बेस्ड एग्जाम होगा। कई लोगों को ये भी डाउट था कि मैडम कंप्यूटर बेस्ड होगा, नहीं भैया OMR बेस्ड है, चिंता मत करो, ठीक है। पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, पेंसिल है ना, और आपको सिर्फ बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, मस्ट यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, इसका मतलब ब्लू पेन भी नहीं ले जाना है। इतने, अब देखो आपने इतनी छोटी सी बातें कहाँ लिखी है, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे तो ब्लू पेन ले जाएंगे। कई बच्चे, आप में से कितने बच्चे हैं, कमेंट में बताओ जल्दी से, कितने बच्चे हैं जो ब्लू पेन से OMR भरते हैं या उन्होंने भरी है। तो अगर आप इस पॉइंट को नहीं देखेंगे तो आप ब्लू ले जाएंगे और आपका प्रोहिबिटेड है, तो फिर क्या हो जाएगा, चेक नहीं होगी कॉपी, है ना, बाहर निकल जाओगे।
चलिए आगे देखिए और देख लेते हैं। OMR की कॉपी जो है, एक कॉपी ओरिजिनल वो रख लेंगे, एक कॉपी आपको दे दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे, और नेगेटिव तो जरूर है ही, रॉन्ग मार्क्स के लिए नेगेटिव चलेगी। नेगेटिव कितनी है? 1/3 है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। एक से अधिक अगर उत्तर दे दिए जाते हो तो उसे रॉन्ग आंसर समझा जाएगा और आपकी पेनल्टी सेम रहेगी, 0.33 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम एफिशिएंसी जो है स्टैंडर्ड SC ST वालों के लिए वो 35% नंबर लेकर आने हैं, सिक्योर्ड कम से कम, ठीक है। और अदर कैटेगरी वालों के लिए 40% नंबर लेकर आना है, ठीक। ध्यान रखना, प्री में पास होने के लिए मिनिमम तो 40 लाने हैं, उसके बाद में उनकी कट ऑफ जाती है, वो चीज़ एक अलग है, ठीक है। उसके बाद आता है द कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच मिनिमम मार्क्स इन कंपलसरी पेपर ऑफ जनरल हिंदी एज द डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट और कमीशन। मतलब ये एक हिंदी का पेपर होगा जिसमें कम से कम आपको पास होना है, मिनिमम क्वालिफाइड नंबर लेकर आने हैं। इफ़ अगर किसी कैंडिडेट ने अपने फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उसे UPSC के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, और अपराध बनेगा जो अलग, ठीक है। अब ये हिंदी वाला क्या है, ये प्री का है कि मेंस का है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं इनका प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस भी हम साथ के साथ ही देखेंगे। अपेंडिक्स 4 में इनका प्री का सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। 2 घंटे का पेपर होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर के होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके GK के होंगे। इसके ऊपर डे टू डे हैपनिंग जो इंडिया में हो रही है और वर्ल्ड वाइड, जिसका मतलब होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। 8 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, करंट इवेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के 8 आएंगे, नेशनल मूवमेंट के 8 आएंगे, पॉलिटी के 8 आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन के 8 आएंगे। ये चीज़ पहले मेंशन नहीं थी, इस बार कर दी है, तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बहुत राहत मिलेगी, ठीक है। लॉ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। लॉ पार्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। IPC के 35 आएंगे, एविडेंस के 25 आएंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर के 25 आएंगे, एंड UP पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट उसके 15 आएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, 15 नंबर बहुत होते हैं, और UP रेगुलेशंस बहुत बड़ा है, पुलिस एक्ट भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये टोटल इस तरह से हो जाने वाले हैं आपके, और 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 1/3 नेगेटिव है, ठीक है। आगे आ जाएं सभी लोग। APP के मेंस का हम देख लेते हैं। जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का होगा, हिंदी का 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई होना होगा। CRPC जो है, क्वेश्चन पेपर विल भी हाई स्कूल स्टैंडर्ड के होंगे ये दोनों, ठीक है। CRPC 100 नंबर का होगा, पुलिस रेगुलेशन एक्ट डिग्री स्टैंडर्ड का होगा, और ये 100 मार्क्स का एविडेंस होगा, ठीक है। और डायरेक्ट और अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है बाबू, जरा समझो इशारे, इसका मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगी, जैसा कि मैं मेंस में करवाती हूँ, तो याद रखना अब आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यहाँ भी आएंगी, ठीक है। चलिए नंबर की, तो टोटल आपका ये 400 नंबर का मेंस हो जाता है, 50 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर के इंटरव्यू में ये एक बार क्रॉस चेक करना है, नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आने, कुछ मिनिमम लाने वाला है क्या? खेल खिलाड़ियों के लिए भी कोई बात है भैया, देख लेना, जो भी कोई खेल खिलाड़ी से संबंधित हो, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये एक ही आप ज़रूर देखिएगा कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करते समय आप लोग इस गाइडलाइन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है, बाद में आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है। पेस्ट करना है अपना फ़ोटो, ठीक है, और जिस डायमेंशन में बताया उसमें सिग्नेचर डालने हैं अपने, और फोटोग्राफ सिग्नेचर। डू नॉट स्कैन अ कंप्लीट पेज, जो जैसे यहाँ पर फोटो है और ये इतना बड़ा पेपर है, उतना स्कैन नहीं करना, सिर्फ इतना इतना जो है वही स्कैन करके आपको डालना है। उस ऊपर से इनकी साइज़ जो बता रखी है 3.5 cm बाय 6.0 cm होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। और JPG, GIF, TIF, PNG फॉर्मेट ऑन लोकल मशीन, ये भी चल जाएंगे, ठीक है। एंश्योर करना है आपका नॉट मोर देन 50 KB होना चाहिए। डायमेंशन का मतलब होता है वो जो आपका है ऐसा ऐसा ये, और 50 KB से ज़्यादा की फाइल आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो मिनिमम मार्क्स का हिंदी में क्राइटेरिया दे रखा है, ये मेंस के लिए, मेंस पेपर में मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स लाने ही होंगे, उसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, बट पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट गाइडलाइंस आपके इसको लेकर के, और इसके बाद भी मैंने कोशिश की है कि मैं सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर समझा सकूं। इसके बाद भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता या किसी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसा रहता है, ठीक है जी। और एक और ज़रूरी सूचना, मंडे से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फुल फ्लेज तैयारी के लिए लगना ही पड़ेगा आपको, ज़्यादा कोई फ़ीस भी नहीं है, 2500 रुपये में दोनों हम सब्जेक्ट्स करा रहे हैं, GK और लॉ। और अगर इंडिविजुअली लेना चाहते हैं तो 3000 पड़ेगा, ज़्यादा कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके 9983 80 90 58, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच हमारे मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।